मुबारक की आज 28वीं आपको पता है कि रोज़ा उसकी नशरियात का सिलसिला जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहेब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे हदीस मुबारक के साथ। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान मुबारक में इफ्तारी के वक्त 60,000 गुनहगार दोज़ख से आज़ाद फरमाता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान की हर रात में एक मनादी आसमान से तुलुए सुबह तक ये निदा करता रहता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसकी बख्शिश की जाए, क्या कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा कबूल की जाए, क्या कोई दुआ मांगने वाला है कि उसकी दुआ कबूल की जाए, क्या कोई सवाली है कि उसका सवाल पूरा किया जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी रहमत वाला, कितनी बरकत वाला, कितना मुक़द्दस महीना ये कि इसमें किस तरह से रब अपने दर खोल देता है कि मांगो मुझसे, क्या मांगते हो, मैं देने के लिए बैठा हूँ। तो मैं जितना हो सके इस महीने से फ़ायदा उठाना जो कि बिल्कुल अपने इख्तिताम के करीब है। तो इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको खबर देंगे कराची जराइम पेशा अनासिर, चोरों, लुटेरों और कातिलों से भर गया है। रमज़ान के 28 दिनों में कम से कम 19 अफराद को मोबाइल फ़ोन न देने पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। दर्जनों जख्मी हुए। सीसीटीवी फुटेजेस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त DIG साउथ असद रजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। असद साहब, ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि माह मुक़द्दस जिसमें हम हर साल देखते हैं कि कराची शहर में लूटमार की जो रेशो है वो इस कदर बढ़ जाती है कि शहरियों के लिए घर से निकलना महाल हो जाता है। क्या वजह है कि हम पहले से कोई ऐसी तैयारी नहीं कर पाते, किस तरह के वाकयात की रोकथाम हो सके, इतने लोग अपनी जानों से चले गए? जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। देखिए, आपने बिल्कुल सही चीज़ की तरफ निशानदेही की है कि क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग हद तक बढ़े हुए हैं। और ये देखा जाए कि कराची शहर की अगर आबादी का अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 22 करोड़ आबादी है, तो उस लिहाज से कराची के जो मसाइल हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं, जो कि दीगर जो शहर हैं पाकिस्तान के जैसे लाहौर, पेशावर, उनसे कदरे मुख्तलिफ हैं। क्योंकि कराची जो है वो एक मेल्टिंग पॉट बना हुआ है जहाँ पर डिफरेंट किस्म की के जो हैं वो एथनिसिटीज़ के लोग सरहद से, बलूचिस्तान से और इंटीरियर सिंध से और पंजाब से आके यहाँ पर आबाद हैं, यहाँ पर रोज़गार करते हैं। और उनके साथ जो हैं फिर दूसरे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि क्रिमिनल हैं, जराइम पेशा हैं, और उनको रेगुलेट करना, उनके ऊपर वॉच रखना, ये बिल्कुल हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जिसको हम कोशिश करते हैं कि इसको इम्प्रूव कर सकें। टू इंटरप्ट यू, बिल्कुल आपकी कोशिश होगी कि आप इसको इम्प्रूव कर सकें, लेकिन आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्या मैकेनिज्म आप लोग स्पेशली इस मुकद्दस महीने से पहले बनाते हैं जिस पर आपको काम करना होता है इसमें? जी, एक्चुअली आपने बिल्कुल सही तरफ निशानदेही की है कि ये मुकद्दस महीना है, मगर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इसी महीने के अंदर चूँकि शॉपिंग बहुत ज़्यादा और फेस्टिविटी होती है तो लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी करते हैं। उसके अलावा अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं, मनी ट्रांसफर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस दौर में फिर यही होता है कि जो लोग इस किस्म की अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं वो ये क्राइम करने के लिए सरगर्म हो जाते हैं। और अगर आप पिछले 3 हफ्तों की पुलिस की कारकर्दगी देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि अगरचे वारदातें भी हुई हैं मगर पुलिस ने काफ़ी अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसके अलावा कई जराइम पेशा अफराद जो हैं जो कि इतने डेस्परेट हैं कि वो एक मामूली से मोबाइल फ़ोन को छीनने के लिए वो गोली चलाने से दरिया नहीं करते, तो वो इंतहाई हार्डन क्रिमिनल्स हैं और उनके साथ पुलिस ने भी इंगेजमेंट की है। और उनमें से 20वीं जो हैं जो ऐसे जराइम पेशा अफराद हैं उनको पुलिस मुकाबला करके उनको खलाक भी किया है। और उसके अलावा कई ऐसे अफराद भी हैं जिनको ज़मीनी हालत में गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। चीज़ और बिल्कुल ऐसा हो रहा होगा, लेकिन असद साहब एक चीज़ और भी है जो बड़ी मेरा ख्याल है कि ऐसी है कि जिसपे इंसान को बड़ा दुख भी होता है कि हमारे यहाँ हमने शहरियों को देखा है जो कि अपनी अदालत सड़कों पर लगा लेते हैं, रोड्स पर, और यहाँ तक कि जो जराइम पेशा अफराद पकड़े जाते हैं वो जान से ही चले जाते हैं। तो सिस्टम कुछ ऐसा है, यहाँ तो जगह जगह कोई ऐसी पिकेट्स मौजूद हों
कि इंसान वहाँ पर जनाब मुतमईन हो कि यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद होंगे जो कि एटलीस्ट इस तरह का माहौल बनने से पहले कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा भी नजर नहीं आया? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं पहले अर्ज किया कि कराची शहर जो है एक मेगा पॉलिस है और इसके अंदर जो मसाइल हैं वो बहुत बड़े शहर अर्बन सिटी जैसे हैं, जिसके अंदर अर्बन प्लानिंग और गुड गवर्नेंस जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने देखा होगा कि जहां जहां पर भी जैसे आपने बताया कि अवाम ने अपनी इमदाद लगाई है, वो ऐसे इलाके हैं कि जो कि सबर्ब्स के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि न्यू नाजमाबाद, सोहराबकोट, ये ऐसे इलाके हैं। इतना दुख हो रहा है नाजरीन कि अभी सोशल मीडिया पे आपको पता है कि कोई इस तरह का वाकया होता है, फौरी से ही हम देखते हैं कि फुटेजेस आना शुरू हो जाती हैं, लोग वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देते हैं। इतने बुरे तरीके से लुटेरों को, कातिलों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि उन्हें मौत के घाट ही उतार दिया जाता है। अवाम ने अपनी अदालत लगाई होती है। इस वक्त असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फारूक भाई से भी हम रब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब भी रमज़ान का महीना आता है, हम सबको पता है कराची में वारदातें बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इंतजामिया है या फिर पुलिस है वो बेबसी की तस्वीर बनी दिखाई देती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पुलिस मुकाबले भी होते हैं, चेकिंग के लिए पिकेट्स भी मौजूद होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये रेशो कम होने में नहीं आ रहा। इसके पीछे आप क्या समझते हैं? सादे कार बढ़ाने की जरूरत है पुलिस की, कि नफरी बढ़ाई जाए, क्या ऐसा किया जाए? किस आपको मतलब ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनकी जरूरत है, उस पर आप बात करें ना। जी, मैं उसी की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कराची एक मेगा पॉलिस है, बहुत बड़ा शहर है, 22 करोड़ की आबादी का शहर है। उसके जो मसाइल हैं उनको मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे तरीके से बारीकबीनी से देखने की जरूरत है। उसमें जैसा कि आपने खुद भी निशानदेही की है कि अर्बन स्प्रॉल जो है वो इतना बढ़ गया है, नई नई आबादियाँ यहाँ पर आ गई हैं जिनके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। जहाँ पर अगर हम सीसीटीवी कैमरास की बात करें तो अगरचे ये एक मेगा पॉलिस सिटी है, मगर लाहौर में जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है वो 5 साल पहले से चल रहा है और यहाँ पर अभी तक उसको जो है अभी तक वो इनिशिएट नहीं किया जा सका। इसी तरह से जो दूर दराज आबादियाँ हैं उनकी रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, मगर अभी तक उसमें भी कोई ऐसी कोई खातिर-खा तरक्की नहीं की गई। बात ये है कि क्राइम कंट्रोल जो है वो हमेशा पुलिस जो है वो देखती है कि प्रोफाइलिंग के ऊपर चलती है। तो अगर आप देखें कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग आके आबाद हो गए हैं, पिछले 5-7 साल में ये प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनकी रेगुलेशन, देखिए, उनके ऊपर प्रोफाइलिंग वो ऐसे प्रोफाइलिंग होनी चैलेंजेस हैं चाहिए। कि बिल्कुल जो आप सही कह रहे हैं। अच्छा असद साहब, अभी ये जो सारा आप बता रहे हैं उस पर अभी हाल ही में आपको पता है सीएम सिंध का जो स्टेटमेंट काफ़ी फेमस हुआ, लोगों ने उस पर काफ़ी तनकीद की कि ज़िंदगी का हिस्सा है, जराइम पेशा अफराद भी होते हैं और इस तरह की वारदातें भी होती हैं। फिर हमें इस तरह के मशवरे भी सुनने को मिलते हैं कि भाई आप अपना सामान जब कोई आपसे मांगे तो आप मुज़ाहमत ना करें, फौरी दे दें। इस पर अवाम ज़ाहिर गुस्सा भी करते हैं कि भाई अगर आप ही हमें ये कहेंगे तो फिर हमारा मुहाफिज कौन है जो कि इन सारे मसाइल का हल निकालेगा? अभी आप लोग बतौर ज़ाहिर एक ऑफिशियल, हाई ऑफिशियल, क्या महसूस करते हैं कि विलिंगनेस नहीं है? ये जो सारे इक़दाम जिनकी आप बात कर रहे हैं, आखिर कौन उठाएगा, कब उठाएगा, कैसे काम होगा? अपने साउथ जोन का जिक्र करूं तो यहाँ पर ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की जो है वो अवेलेबिलिटी है। हमने कम्युनिटी पुलिस के साथ मिलके बहुत ज़्यादा ऐसा जो नेटवर्क है सीसीटीवी का उसको एक्सपेंड किया है और वहाँ पर अगर देखा जाए तो जराइम के अंदर जो है वो खातिर-खा कमी देखी गई है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो जैसा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो सीसीटीवी कैमरास की सर्वेलेंस है उसको इंक्रीज किया जाए। उसके अलावा कुछ और दीगर अनासर हैं और इसमें मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है जिसका पुलिस एक हिस्सा है, उसको भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और इस अर्जेंसी को जो कि मुल्क के अंदर इस वक्त मुआशी हालात चल रहे हैं और हमारे पास यूथ कल्चर। बिल्कुल, अच्छा यूथ कल्चर, जी मुझे प्लीज कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं आपको सवाल ले लेता हूँ। जो हमारे पास यूथ बल चलता आ रहा है और जो एंगर है ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन और ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, उसको भी किसी तरह से टैप इन करने की जरूरत है। जब तक लोग मुस्बत और सेहतमंद रवैये नहीं रखेंगे तो वो जो स्पेशली जो यूथ है हमारी, वो फिर ऐसी
नेगेटिव एक्टिविटीज की तरफ जाएगी और इसका ही नतीजा है कि ये लोग स्ट्रीट्स के ऊपर जो है वो स्ट्रीट क्राइम करते हैं, मोबाइल छीनते हैं और इस किस्म की दीगर हरकतों में मुलव्वस पाए जाते हैं। सही। इस वक्त हमें फारूक सत्तार साहब ने भी ज्वाइन करी है। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है। फारूक भाई, बड़ी अफसोस की बात है। जी जी, खुदा का शुक्र है। मुझे ये बताइएगा कि हम रोजाना देख रहे हैं कराची के शहरी लुट भी रहे हैं, कत्ल भी हो रहे हैं, और हमें मशवरे इस तरह के सुनने को मिलते हैं कि मुजामत ना करो, सामान दे दो, और जराइम भी जिंदगी का हिस्सा है के साथ साथ चलने हैं। तो ये वो माएँ जिनकी गोदें उजड़ रही हैं, वो औरतें जिनके सुहाग लुट रहे हैं, वो किसके हाथ पर लहू तलाश करें, किससे जाकर बात करें इन मशवरों के बाद? मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने जो लूटमार की, जो बदतरीन और बदउनवान हुक्मरानी कायम की, और जिस तरह ये जो जब बहुत ज्यादा जो है वो पावर आपके दिमाग में चला जाए और वो आपको बहुत ज्यादा करप्ट कर दे, तो फिर आपके अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, आप बेहिस हो जाते हैं। 15 सालों की तो वो बेहिसी और मुजरिमाना गफलत। अब जब तुम्हारे बच्चे मरेंगे, तुम्हारे बच्चे कत्ल होंगे, आज हमारे घर में आग लगी, कल तुम्हारे घर में आग लगेगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि अपनों का बिछना कितना दुख देता है। जिंदगी भर का काम होता है, जिंदगी भर का रोग होता है। उनको चाहिए कि हम कियोस्क लगाएंगे, हम छोटे छोटे पुलिस की मोबाइलिंग तेज कर देंगे, हम गाड़ियां बढ़ा देंगे, हम नफरी बढ़ा देंगे, हम उस इलाके में कम्युनिटी पुलिस का निजाम। अरे करें ना, लोगों को शामिल करें। किसी बड़े शहर में या छोटे शहर में भी आज की तीसरी दुनिया के ममालिक हो, थाईलैंड हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो या इंडोनेशिया हो, इन ममालिक में भी कम्युनिटी पुलिस का निजाम है जो कि वहाँ की बल्दियात के साथ काम करता है। इलाकों में चौकीदारी का निजाम, इलाकों में वॉच एंड फारूक भाई, ये निजाम सारे देख रहे हैं, सबको मालूम है, यहाँ राइज कौन करेगा? सूबाई हुकूमत। उन्होंने कानून बनाना SLGO में, या जो हमारा बिल पास हो जाए आईनी तरमीम का बराह रास्त सारे इख्तियारात मिल जाए बल्दिया को। तो मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? हर साल रमजान के महीने में ये सूरत हाल होती है, हमारी तैयारी नहीं होती पहले से? अच्छा, रमजान के महीने नहीं, ये तो अब वो ट्रेंड है। बीवी आप देखेगा रमजान के बाद भी, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में भी खाक हो, लेकिन मेरा डर है, मेरा खौफ है कि चूंकि महंगाई और बेरोजगारी इतनी, उसका बहाना है इन रैजनों डाकुओं के पास, और ये उनके आलाकार हैं, या तो ये कोई पुलिस ही के करता धरता और आला पुलिस ही के बनाए हुए गैंग्स है। वरना पुलिस की जो मुझे बेहिसी नजर आ रही है, महकमा पुलिस की, फिर हुकूमत सिंध की, फिर वजीर दाखिला का, जख्मों पर मरहम रखने की बजाय जख्मों पे नमक पाशी की गई, और कह रहे हैं कि ये तो होता है, बड़ा चला के बताया जा रहा है। अब अगर 2 कत्ल भी हो रहे हैं, एक आदमी भी मर रहा है, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल होता है, तुम्हारे तो रात की नींदें उड़ जानी चाहिए। अब तक तुम्हें तो कहना चाहिए मुझे अपने टैक्सों का हिसाब देना है, मैं जवाब दूं, मैं इस्तीफा दूंगा अगर ये कत्ल ना रुके। और फारूक भाई सही कह रहे हैं कि जब उन्होंने देखा कि ये कत्ल रुक नहीं रहे, कत्लेआम, तो उन्होंने कहा कि हम घेराव करेंगे, तो हाँ CM हाउस का घेराव होना चाहिए। लेकिन मैं फारूक भाई को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला रमजान के अंदर अंदर हम इस इफरीत को काबू पा लेंगे। हम कम्युनिटी का निजाम आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू कर दें। फिर देखें ना, पौष इलाकों में वो बने हुए रुकावटें, बैरिकेड्स, लेकिन हमारे इलाकों में बनी थी क्या तोड़ दीजिए कि अंदर दहशतगर्द हैं। वो तो अच्छा चले, अब दहशतगर्द तो आपने खत्म कर दिए ना, सो कॉल्ड जो ऑपरेशन हुआ, बेगुनाह मारे गए, सब कुछ हो गया, तो अब तो डकैतियां हो रही हैं, अब तो रैजनी हो रही है, चोरी हो रही है। तो हमें बैरिकेड बनाने थे ना अपने इलाकों में, बिल्कुल सही बात है, अपने इलाकों का निजाम संभालने थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल आपने बाकी नहीं आएंगे। सही। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं असद साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, और इसमें बहुत ज़रूरी है, ये हमें भी बतौर शहरी अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी, और इदारों को भी अपना काम अब जिम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। और बड़ा अफसोस होता है सूरत हाल देख के, जब माएँ रोती हैं, जब उनकी गोदें उजड़ती हैं, तो जाहिर है ये हुक्मरान ही है जो कि इसका हल निकाल सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं कोई निकाल सकता। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी। आलिम के बोल में नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब। आज साल 2024 का पहला सूरज ग्रहण होगा। माहिरीन के मुताबिक ये नज़ारा आइंदा 20 साल तक दिखाई नहीं देगा। ताहम पाकिस्तान में इसका मुशाहिदा मुमकिन, मगर पाकिस्तान में सूरज ग्रहण को लेकर कई तरह के खदशात और खुराफात मौजूद हैं।
तो इस हवाले से अलामा साहब से मज़ीद रहनुमाई हासिल करेंगे। अलामा मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। तो मेरा पहला सवाल अलामा साहब आपसे यही है कि सूरज ग्रहण को लेकर हमारे यहाँ बहुत सारी बातें हैं, मना किया जाता है, कोई चीज़ काटनी नहीं है, देखना नहीं है। खैर देखना तो मेडिकली भी कहते हैं कि जी मना है, कि नहीं जब सूरज ग्रहण हो तो उसको देखना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत अजीब अजीब सी बातें हैं कि कोई खातून अगर हामला है तो उसको कहा जाता है कि जी आप ना देखें और पता नहीं क्या इसके असरात आपको हो जाएंगे। तो इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है, क्या तालीमात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी रऊफ़िर रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि सूरज गिरन जब होता है तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वसवास जो हैं वो आवाम के अंदर पाए जाते हैं और सवालात भी उठाए जाते हैं। पहली बात तो ये है कि कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर ये इरशाद फरमाया गया है कि सूरज जो है ये अपने मुक़र्ररा वक्त पर चलता रहता है और ये अल्लाह ताला का मज़बूत निज़ाम है जो गालिब हिकमत वाला है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबज़ादा हज़रत इब्राहीम का मदीनतुल मुनव्वरा में इंतकाल हुआ तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सूरज गिरन इसलिए हुआ है चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे का इंतकाल हुआ है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये सूरज और चाँद दोनों अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ हैं। इनको गिरन ना तो किसी की वफ़ात पर लगता है और ना किसी को के नुकसान पर लगता है, बल्कि उसकी वजह ये होती है कि सूरज जो है ये रोशनी दे रहा होता है और चाँद जो है ये चांदनी दे रहा होता है। अल्लाह ताला इन पर कभी कभार इनकी चांदनी को और इनकी रोशनी को सल्ब फरमा कर लोगों को ये बताना चाहता है कि कोई तो ऐसी ज़ात है जो इस निज़ाम को चला रही है, ताकि उस कादिर मुतलक की कुदरत का जो है वो इजहार हो। जहाँ तक इस्लामी अहकामात की बात आपने कही है तो वहाँ ये बात कही गई है कि जब चाँद गिरन हो तो उस वक्त हमें तन्हा नमाज़ पढ़नी चाहिए, और जब सूरज गिरन हो तो फिर ख़वातीन को अपने घरों के अंदर नमाज का, ज़िक्र व अज़कार का और इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करना चाहिए, और मर्दों को जो है वो मसाजिद के अंदर जमाअत के साथ नमाज अदा करनी चाहिए। जैसे कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक के अंदर आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में जब सूरज गिरन लगा तो आप अलैहिस्सलाम इस तरह घबराए हुए मस्जिद शरीफ की जानिब आए कि जिस तरह क़यामत जो है वो आ गई है, और उसके बाद आपने नमाज को कायम किया, तवील तरीन क़िरात की, सहाबा ने आपके पीछे जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ी, ज़िक्र व अज़कार किया गया और दुआएँ की गई। जहाँ तक आपके सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक़ है कि सूरज को देखना नहीं चाहिए, सूरज की जानिब वैसे भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बंदा टिकटिकी नज़र बांध कर सूरज को देख नहीं सकता है। लेकिन अगर मेडिकल या तिब ये कहता है तो देखने से इज्तिनाब किया जाए। वैसे भी जब मुसलसल आप रोशनी की तरफ देखते रहते हैं तो उससे बिनाई पर असर पड़ती है। दूसरा जो आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि जो ख़वातीन हामिला होती हैं उनके लिए तरह तरह की जो है एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार की जाती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कमेंट्स और टोटके वग़ैरह बताए जाते हैं। तो शरीयत इस्लामिया के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि सूरज गिरन या चाँद गिरन जो है ये ख़वातीन के हमल को साक़ित कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही हदीस पाक के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मखलूक को अल्लाह पाक ने पैदा करना है वो क़यामत तक पैदा हो के रहेगी। हाँ, अगर अल्लाह का इरादा और उसकी मशीयत शामिल नहीं है तो ये अलग बात है, मगर जो ख़वातीन उम्मीद से हैं सूरज और चाँद गिरन के हवाले से कि उस वक्त वो सब्ज़ी ना काटें या कोई चीज़ ना काटें, बच्चों के इस तरह होंठ कटे हुए होंगे या आज़ा कटे हुए होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भी आ जाता है, चेहरे पर निशान आ जाता है, फिर उसे कहा जाता है जी ये चाँद ग्रहण था, उसको देख लिया था तो ये निशान आ गया। नहीं जी, इसके साथ कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। सही हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह पाक जो है 4 माह के बाद जो है वो बच्चा या बच्ची का जो है वो फ़ैसला फरमाता है, उनकी सूरतें बनाता है, और उनका जो रंग है वो अल्लाह ताला अपनी मशीयत के मुताबिक बनाता है। कुरान में आता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम माओं के रहमों के अंदर जैसी तस्वीर बनाते हैं वो हम चाहते हैं तो बना देते हैं। इसका शरीयत मुतारक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक बात यह है कि कभी ऐसा हो जाता है कि सूरज गिरन होता है और उस साल कोई खातून हामिला हो और उसके बाद बच्चा पैदा हो तो उसके अंदर कोई ऐसी बात देखें तो वो सूरज की तरफ मंसूब करते हैं, हालांकि वो तकदीर मुआफ़िक आ जाती है, यानी उसी साल सूरज गिरन भी है और वो उम्मीद से हैं तो बच्चे के अंदर कोई ऐसा मामला आ गया, हालांकि शरीयत मुतारा के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कुछ भी होता है मा अस्वाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह की इजाज़त और अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। सूरज और चाँद को इसमें कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा, अभी जैसे कि आपने इससे पहले
हमारी रहनुमाई फरमाते हुए बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझे कि शायद क़यामत बर्पा होने वाली है और वो जल्दी से तशरीफ नहीं लाए। समझे नहीं, हदीस में है कि जब सूरज गिरन लगा तो आप अलैहिस्सलाम ऐसे घबरा कर मस्जिद की तरफ आए जैसे क़यामत आ गई है। अच्छा। यानी तमसील बयान की गई है, तो समझे अच्छा, नहीं। अच्छा इसकी मैं चाहूंगी थोड़ी सी जरा आप बताइएगा कि अगर ये वो घबरा कर आए जी तो वो जो एक क़यामत का माहौल जो बर्पा होना है उसमें सूरज ग्रहण से भी मुताल्लिक को इस तरह की जी रिवायत जी है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो ये है कि आपके सामीन को ये भी बता दें और कुल उम्मत को कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का घबराना, आपका जलाल फरमाना, आपका खुश होना जो है ये तालीम उम्मत के लिए, वगरना अम्बिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो गुनाहों से मासूम पैदा होते हैं। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह ताला ख़ुद उनकी हिफाजत फरमाता है। तो ये हमारे लिए तालीम उम्मत के लिए। ये जो सूरज गिरन होता है, जब इसकी वजह से ज़मीन पर जो है ये तारीकी छा जाती है तो यूँ समझ लें कि ये ऐसे है कि जैसे क़यामत के दिन सूरज को जो है वो लपेट दिया जाएगा और उसको बेनूर कर दिया जाएगा। जैसे कि हदीस पाक के अंदर आता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ़ फरमा थे। सैयदना अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो सूरज गुरूब हुआ। तो आप अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, आप जानते हो कि सूरज कहाँ गया है? तो अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अल्लाह जानता है और आप खूब जानते हैं, मुझे तो पता नहीं है सूरज कहाँ गया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूरज जो है ये गुरूब के बाद अल्लाह से सजदे की इजाज़त तलब करता है और अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है और सजदा करने के बाद अल्लाह फरमाता है तू वापस चला जा, जहाँ से आया है वहाँ से फिर तुलू हो। मगर जब क़यामत का दिन होगा तो ये अल्लाह के अर्श के सामने जब सजदा रेज़ होगा तो अब इसको वापस आने की इजाज़त नहीं होगी। और ये सूरज सबसे बड़ी निशानी होगी क़यामत की कि जब ये मगरिब से तुलू होगा, मशरिक़ की जानिब नहीं आएगा तो इस ज़मीन पर जो है वो क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो हदीस का मतलब ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए, इस वजह से घबराए तालीमी उम्मत के लिए, ताकि उम्मत घबराहट के वक्त जो है वो मसाजिद का रुख करे और ख़वातीन जो हैं वो अपने घरों के अंदर मुसल्ले का रुख करें। तो सारे मसाइल का हल शरीयत इस्लामिया के अंदर ये हो सकता है कि जब सूरज गिरन लगे, चाहे वो खातून हमल से हैं या गैर हमल से, तो चाहिए कि वो अपने घरों में मुसल्ले बिछा लें। अल्लाह की इबादत भी हो जाएगी और इस्तिग़फ़ार भी हो जाएगा। और एक बात आपके प्रोग्राम की विसातत से ये मैं आपको बता दूँ कि अगर सूरज गिरन ज़वाल के वक्त लगता है या तुलू के वक्त लगता है, तो गुरूब के वक्त लगता है, तो उस वक्त नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इस्तिग़फ़ार किया जाएगा। क्योंकि ये तीन औक़ात ऐसे हैं कि इसके अंदर सजदा करना जो है वो शरीयत इस्लामिया के अंदर मना किया गया। और उसकी वजह यह है कि जो सूरज के पुजारी होते हैं वो इन तीन औक़ात के अंदर सूरज की इबादत करते हैं। तो हम तो खालिक कायनात की इबादत करने के लिए दुनिया में आए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ही से मांगना चाहिए। और अम्बिया अलैहिस्सलाम को वसीले के तौर पर तो हम पेश कर सकते हैं किसी चीज़ को भी, नेक अमाल को, मगर हकीकी मामलात को करने वाली ज़ात वो अल्लाह की ज़ात है। बहुत अच्छे से आपने रहनुमाई की है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, तशरीफ़ लाए। ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि ना हमारी जितनी हो सके रहनुमाई और हमें इस तरह के मौक़ों के बारे में पता चले कि इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है। तो इसमें यही बताया मुफ्ती साहब ने कि इबादत हमें करनी है, नमाज बाजमात मर्द हज़रात और ख़वातीन तन्हा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण दोनों के हवाले से इन्होंने हमें बता दी है। अभी एक प्रोग्राम में वक्फा शामिल करते हैं, उसके बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक। पाकिस्तान रेलवे ने अचानक से कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर दिए और हैरत अंगेज़ तौर पर नाजरीन सिर्फ एक साल में रेलवे रेवेन्यू में 100% से ज़ायद इजाफा होने जा रहा है। पिछले साल पाकिस्तान रेलवे की आमदनी तकरीबन 35 अरब थी, जो इस साल सिर्फ 8 माह में 50 अरब से ज़ायद हो गई है। बकिया 4 महीनों में मज़ीद 30 अरब होने का इम्कान है। इसी पर बात करने के लिए तर्जमान है रेलवे के इस वक्त बाबर रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। क्या इसके पीछे वजूहात हम समझें? क्या ये जहाज़ के टिकट्स इतने महंगे हो गए हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो लोगों ने रेलवे में ज़्यादा सफ़र करना शुरू कर दिया? वालेकुम अस्सलाम। बाबर साहब जो वजह मैंने बताई है, क्या यही वजह है माशाल्लाह से इतना रेवेन्यू जनरेट होने की कि लोगों की पहुंच से बाहर अब हवाई सफ़र? तो ज़ाहिर है पेट्रोल भी काफ़ी महंगा है तो इसलिए ट्रेन को तरजीह दी जाती है, इसीलिए माशाल्लाह इदारा जो है वो इस वक्त मुनाफे में है। देखिए, मैं आपकी अर्ली गुफ्तगू सुन नहीं सका, अलबत्ता मैं ये वजह जरूर बता सकता हूँ। एक तो मुसाफिरों का हम पे एतमाद है, रेलवे सस्ती तरीन सवारी है, महफूज तरीन सफर समझा जाता है और जो लोगों का एतमाद है हम पे, इसकी एक बड़ी वजह आपको जो है हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, स्टेशन पे रश की सूरत में ये नजर आता है। सही।
मतलब मेरे कहने का वही मकसद है ना कि अब हवाई जहाज का सफर तो गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर है, तो सफेद पोश तबका जो कि नहीं अफोर्ड कर सकता पेट्रोल भी, जो कि इतना लंबा सफर पेट्रोल पे करें, अपनी गाड़ी पे भी जाए, तो उन्होंने भी ट्रेन पर सफर शुरू कर दिया है। तो एक बड़ी वजह आप लोगों पर एतमाद के साथ साथ किरायों की कमी है। जी डेफिनेटली, हमारी कभी भी ये कोशिश नहीं रही कि हम पैसेंजर जो है ऑपरेशन उससे रेवेन्यू कमाएं। हम सिर्फ इतना करते हैं कि जो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है हम सिर्फ उसको निकालने की कोशिश करते हैं। बाकी जो हमारा जो दूसरा रेवेन्यू हम फ्रेट से या दूसरे दीगर सोर्सेस है वो वहां से हासिल कर लेते हैं। पैसेंजर ऑपरेशन जो है उससे हमने कभी भी उसको मुनाफा बख्श उस तरह से यानी कि कमर्शियल बनाने की कभी भी कोशिश नहीं की। हम सिर्फ मुसाफिरों को अपने अर्जा तरीन जो है किरायों पे सफर मुहैया करने की कोशिश करते थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बाबर साहब, क्या ही अच्छा हो कि अगर यही वाला रेवेन्यू जो कि जनरेट हो रहा है होता भी रहे और रेलवे की मेंटेनेंस पर काम किया जाए। अल्लाह ना करे कि हादसा जिस तरह हम देखते आए हैं कि पेश आ जाते हैं, और वजह यही होती है कि जनाब जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो ठीक नहीं होते हैं, उनकी मुरम्मत नहीं हो सकी होती। तो क्या इस पर काम करने का सोचा जा रहा है? देखिए, आपके इल्म में होगा कि हमारे जो कोई 14-16 माह पहले जो सैलाब आया था उसमें 550 अरब का हमें नुकसान हुआ था। आपके इल्म में ये भी होगा कि उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट या किसी भी दूसरे सोर्स से हमें कोई इमदाद नहीं मिली। वो हम खुद ही अपने तौर से जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आपका ये है सवाल के इनके ट्रैक्स को और दीगर जो मेंटेनेंस वगैरह, तो हमने जो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमने इसी में रहना है और इसी को चलाते हुए हमने जो है ट्रेन ऑपरेशन को भी बहाल रखना और बाकी दीगर सर्विसेज जो हैं वो उनको भी देते रहना है। बहुत शुक्रिया, हमारी नेक तमन्नाएं आपके इस तरह की इदारा ऐसी तरक्की करता रहे। बहुत शुक्रिया बाबर रजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी बोल के जायके में। कीप वॉचिंग अस। वेलकम टू बोल के जायके। जनाब, आज की दोनों रेसिपीज मेरी फेवरेट हैं और मैंने ना मायदा को बोल दिया कि आज मज़ा आने वाला है अफ्तार में, तो बेहतरीन सी ये दोनों चीज़ें आपने बनानी है। मायदा बताएं क्या बना रही हैं? सरिश, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े, ठीक है? क्या बात है। और जो उसके साथ साथ हम बनाने जा रहे हैं पनीर रेशमी हांडी। दोनों जी बहुत ही रॉयल एंड रिच रेसिपीज है, ठीक है? तो हम स्टार्ट ले लेते हैं पनीर रेशमी हांडी से। अच्छा, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी तो आप लोगों ने ध्यान देना है और सब कुछ नोट करते जाना है, ठीक है? हमने पनीर रेशमी हांडी के लिए पहले इसके अंदर जो है वो 2 कप ऑयल ले लिया। उसके अंदर हमने 1 kg जो है वो चिकन बोनलेस को डाला है फ्राई करने के लिए। आप इसके अंदर थाई का बोनलेस लेंगे तो बहुत ही जूसी और सॉफ्ट आपका चिकन होगा। हमने जो है वो चेस्ट का बोनलेस लिया है 1 kg और इसको हम सिर्फ 3 से 4 मिनट कुक करेंगे, ठीक है? ये हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो गया क्योंकि हमने पहले से इसको फ्राई होने के लिए रख दिया था। इसके साथ साथ मैं आपको पहले रेसिपी बता दूं, ठीक है? हम जो मसाले लेंगे वो हम जिंजर लेंगे चॉप, गार्लिक चॉप लेंगे। हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे, बहुत ही कम मसाले जाएंगे इसके अंदर। वाइट पेपर पाउडर जाएगा, सॉल्ट जाएगा, ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा और वेजीज में इसके अंदर अनियन जाएगी, कैप्सिकम जाएगी, ग्रीन चिलीज जाएंगी और क्रीम, दही और इसके साथ साथ हमारी इसमें जाएगी चीज़ और पानी की जहाँ पर ज़रूरत होगी और मिल्क की वो हम चले। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मायदा, वैसे आप तो स्टार्ट कर चुकी हैं तो मैं आपकी हेल्प कराने के लिए अपने हैंड वॉश कर लेती हूँ। ऑलराइट। तो अगर आपने जनाब हैंड वॉश करने हैं तो आपके किचन में लाइफ बॉय का लिक्विड सोप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको देता है खाना पकाने से पहले जर्म से 100% प्रोटेक्शन विद इन 10 सेकेंड्स। तो आपने अपने हाथ जो हैं वो पहले वॉश करने हैं, उसके बाद आपने कुकिंग की तरफ आना है ताकि जर्म्स जो है ना वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएं। तो इस रमज़ान आपने अपने किचन में लेके आना है लाइफ बॉय का हैंड वॉश, जो कि 100% जर्म से आपको प्रोटेक्शन देता है और अपनी खुशियों को आपने बनाना है महफूज। हमने इसके अंदर जो है वो जिंजर गार्लिक जो चॉप करके रखा था वो डाल दिया है जब तक ये यहाँ पर जिंजर गार्लिक के साथ फ्राई होगा, ठीक है? हम अपना जो शाही टुकड़े का हमने प्रोसेस करके रखा है वो हम तब तक आपको समझा देते हैं। शाही टुकड़े भी बहुत ही आसान है, ठीक है? और मेरे मोस्ट फेवरेट है। ऐसा ही है, मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत कम लोग होते होंगे जिनको ना पसंद हो, लेकिन मोस्टली सबको पसंद होते हैं। हमने इसके अंदर दूध लिया है 2 लीटर, ठीक है? हमने इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है पकने के लिए, हमने इसको छोड़ दिया है और ये इस टाइम पे 1 लीटर तक बच गया है, ठीक है? आपने इसको मतलब आधा पूरा जो है वो इसको पकाना है, हल्की आंच पे आपने छोड़ना है इसको।
अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो हमारी शुगर होगी, जो 250 ग्राम शुगर होगी, ठीक है। उसके साथ साथ हम खोया लेंगे, दानेदार खोया हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, वो हमने इसमें 200 ग्राम लिया है। हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे, हम इसमें क्रीम डालेंगे। अच्छा, नॉर्मली जो है वो 2 चीज़ें नहीं जाती हैं, लेकिन हम ये क्योंकि एक सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आता कि ये फ्लेवर कहाँ से आया और घर में क्यों नहीं आया। उसका राज होता है कि उसमें क्रीम जाती है और उसके साथ साथ वनीला कस्टर्ड पाउडर उसके अंदर हम ऐड क्या करते हैं। बात है मायदा, आज तो आपने मेरी मौज करा दी है। तो भाई आप ये करें, मैं नाज़रीन को बताती हूँ कि हमारे किचन में मौजूद है लेमन मैक्स का लिक्विड सोप। ये आप देख सकते हैं, जस्ट 2 ड्रॉप्स आपको चाहिए इसके, और 3x मोर टाइम्स ये ग्रीस को कट करेगा, झाग बनता जाएगा, बर्तन धुलते जाएंगे और आप जनाब मेहमानों के आने की कोई टेंशन नहीं है। आप किचन में इजी होके अपना काम करेंगे, क्योंकि बर्तन धुलना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और ये होता है कौन धोएगा। लेकिन जब लेमन मैक्स का लिक्विड सोप हो या फिर लेमन मैक्स का बार हो, ये दोनों चीज़ें अगर अवेलेबल है तो नो प्रॉब्लम। ये देखिए जनाब, ये इसका बार है, ज़रा सा स्कॉच ब्राइट पर लगता है और झाग बनता जाता है, बर्तन धुलते जाते हैं। तो इसको अपने किचन में आपने ख़ास तौर पर रखना है। दूसरा जनाब, अगर आप काम करके ईद पे थक जाएं तो बेहतरीन चीज़ जो कि हम सब के किचन में मौजूद होती है वो है हमारे घर की किचन के कैबिनेट में मौजूद हमारी अम्मियों का वो डब्बा, जिसमें कि पत्ती मौजूद होती है जो उनके दिल के काफ़ी करीब होता है। वो कहती है इसको जहाँ से उठाओ वहीं वापस रखना है। तो इस रमज़ान लिप्टन लेके आया हमारी अम्मियों के लिए ख़ास तोहफा। उस डब्बे को चेंज कर दिया गया है क्योंकि लिप्टन का जार ऑफ जॉय आ गया है। जब जब चाय बनाएंगे वही गोल्डन कलर आएगा। थके हुए हैं और दिल नहीं चाह रहा काम करने का, बस एक कप आपने पीना है, आप एक्टिव हो जाएंगे। तो इस जार ऑफ जॉय को अपने किचन में लेके आए, जो कि लिप्टन का खास तोहफा है हमारी अम्मियों के लिए, और अपने किचन की रौनक को बढ़ाएं। आप क्या कर रहे हैं? हमने इसके अंदर सारे ड्राई स्पाइसेस जो हमारे थे, जिसमें नमक था, हमने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला है, व्हाइट पेपर ऐड किया है, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और ज़ीरा पाउडर डाला है। आपने इसके अंदर जो है वो लाल मिर्चें नहीं डाली हैं, वो आपकी सारी क्या जो हांडी बात है मायदा, उसके कलर को ख़राब कर देगा। अब इसके अंदर जो हम चीज़ ऐड करेंगे वो हल्की आंच करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है जी। हमने इसमें मिल्क ऐड किया और जी यहाँ पर हमने इसको तेज़ आंच पे अब इसको कर देना है। और इसके साथ साथ अब हम जो इसमें चीज़ ऐड करेंगे वो हमारा दही है, ठीक है। दही हम इसमें ऐड करेंगे। 1 मिनट जी, अगर मुझे चम्मच। अच्छा, इस दूध में आपने क्या डालना है सबसे पहले? अच्छा, अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं डाला, ये पक रहा है। हम इसको यहाँ पर छोड़ के फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे, ठीक है जी। हम इसको आँच को इधर हल्का कर देंगे और हल्का करने के बाद अब हम इसके अंदर हमारी दही ऐड करेंगे, ठीक है, तकरीबन 1 कप जितनी, ठीक है। ये जब तक यहाँ पर दही का पानी खुश्क होगा, फिर हम अपनी शाही टुकड़ों में जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो हम ऐड कर देंगे। ज़बरदस्त, क्या खुशबू आ रही है मायदा, बेहतरीन। इसका कलर यही रहना चाहिए, आपने एक्स्ट्रा इसमें कोई स्पाइसेस नहीं डालने, वरना सारा जो है कलर इसका खराब हो जाएगा। इसको ढकना भी नहीं है? नहीं, इसको ढकना भी नहीं है, इसको हमने खोल के पकाना है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि चलिए आप इसको बताएं। लेकिन उससे पहले मैं नाज़रीन को बता दूं कि हमारे किचन में जनाब एक और चीज़ जो कि ख़ास मौजूद है वो है पामोलिव सोप। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं कि इसमें सिट्रस और क्रीम ऐड है, सिट्रस का एक्सट्रैक्ट, क्रीम, और ये आपकी स्किन को करता है मॉइस्चराइज, रेडिएंट ग्लो देता है, रिफ्रेशिंग ग्लो देता है। ये भी अपने किचन में रखिए। हाथ आपको लाजमी धोने पड़ते हैं क्योंकि ज़ाहिर है बाजू का अनियन की स्मेल आ जाती है, जिंजर गार्लिक की आ जाती है, गोश्त धोना पड़ता है उसकी स्मेल आ जाती है, तो उसकी खुशबू लाजवाब है और स्किन की डलनेस को भी ये ठीक करता है, रिफ्रेशिंग करता है, मॉइस्चराइज करता है। अच्छा जी, मायदा क्या डाला? हमने इसके अंदर खोया और शुगर हमने ऐड कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका फ्लेम हाई कर देंगे, ओके, ठीक है जी। खोया और शुगर इसके अंदर जा चुकी है। इसके साथ साथ अच्छा, ये थोड़ा सा जो है वो शाही टुकड़ों में मीठा तेज़ी होना चाहिए, लेकिन हमने बैलेंस रखा है यहाँ पर। इसको थोड़ी सी आंच हल्की कर लेते हैं जी। चलें, जब तक ये हो रहा है हम नाज़रीन को बता देते हैं कि हमारी इस वक्त शाही टुकड़े की जो रेसिपी है वो तो मायदा स्टार्ट करेंगी, लेकिन ये जो अनप्रोसेस है पनीर रेशमी हांडी, इसमें बोनलेस चिकन हमें चाहिए 1 किलो, ऑयल तकरीबन 2 कप्स, जिंजर गार्लिक चॉप्ड 2 टेबलस्पून्स, योगर्ट चाहिए 1 कप, 400 ml चाहिए, 2 अनियंस, कैप्सिकम और ग्रीन चिलीज, ये भी हमें छोटी छोटी कटी हुई क्यूब्स में हो या स्लाइस हो, वो चाहिए,
और जनाब चेडर चीज़ के 4 स्लाइसेस चाहिए, नमक हस्बे ज़रूरत चाहिए, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर ये भी हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए, ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, और जनाब चिकन पाउडर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जाएगा, और दूध तकरीबन आई थिंक सो 1.5 कप बहुत है। हाँ जी, बहुत है, बहुत है। अच्छा, ये जब तक हमारा खोया यहाँ पर पक रहा है, इसके साथ साथ हम यहाँ पर 2 इलायची भी डाल देंगे, ठीक है। और जी इसके साथ साथ अब हम अपनी हांडी की तरफ आ जाते हैं। ये पक रहा है, ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है, बस खोया इसके अंदर मेल्ट होगा। कंडेंस मिल्क हम आखिर के अंदर बस डालेंगे, अगर आप इसको मिक्स कर दें खोया इसके अंदर मेल्ट होगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर हमारी जो ये अनियन थी, ठीक है, हमने इसको क्यूब कट किया हुआ था, हम इसमें ये डालेंगे, ठीक है। तकरीबन 1 मीडियम प्याज जितनी आपने लेनी है। ओके, अच्छा, आपने शुरू में नहीं डाल देना इसको, वरना सब कुछ घुल जाएगा एक साथ ही। हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज लेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा जो स्पाइस का फ्लेवर, वैसे तो बहुत माइल्ड होता है ये, लेकिन जो भी फ्लेवर आएगा वो ग्रीन चिलीज से आएगा। हम इसके अंदर कैप्सिकम लेंगे क्यूब। अच्छा, अगर आपकी चिकन क्यूब कट में है तो आपने सारी वेजीज क्यूब कटिंग में लेनी है, अगर आपकी चिकन जूलियन कट में है तो आपने सारी वेजीज जूलियन कट में लेनी है। क्या बात है, ठीक है जी। ये यहाँ पर अब हम इसके अंदर हमारी जो क्रीम है हम इसमें वो डाल देंगे, ठीक है। थोड़ी सी आंच को हल्की करके, वरना आपकी क्रीम स्प्लिट हो जाएगी। हम इसमें हमारी क्रीम ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारी, हम इसको मिक्स करेंगे, और जी ये, और बस थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर छोड़ेंगे। ये समझें कि आप 2 से 3 मिनट और लेगा और ये हमारी डन हो जाएगी, बिल्कुल ज़बरदस्त। अब हम इसके अंदर जो है वो इसके साथ ही हम चीज़ स्लाइसेस अपने डाल देंगे। अगर आपके पास क्रीम चीज़ है जो क्यूब्स में मिलती है, ठीक है, प्रोसेस चीज़, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें चेडर चीज़ के स्लाइसेस डाल रहे हैं, ठीक है। हम इसमें 4 स्लाइसेस यूज़ करेंगे। अगर आप श्रेडेड यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 4 से 5 टेबलस्पून जितना श्रेड करके आप इसमें डाल सकते हैं। ये तो बेहतरीन हो गया, और बच्चों को बहुत पसंद आती हैं ऐसी रेसिपीज़ जिनमें चीज़ भी हो, क्रीम भी हो, चिकन भी हो। चिकन तो आजकल बच्चों का फेवरेट होता है ना। चिकन आई थिंक के सबका ही फेवरेट है, मैं खुद चिकन लवर हूँ। ये यहाँ पर बस ये हमारा मिक्स होगा, ठीक है। हम इसको बिल्कुल अब हल्की आंच पे छोड़ देंगे और ढक के छोड़ देंगे अब, ताकि इसका थोड़ा सा कुकिंग प्रोसेस जो है वो हो जाए, जो थोड़ा बहुत कसर है वो पूरी हो जाए और हमारी चीज़ भी मेल्ट हो जाए इसके अंदर ही। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हो रहा है। अब हम अपने शाही टुकड़े की तरफ आ जाते हैं। हमारा खोया इसके अंदर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप इसके अंदर जो शुगर है वो हमने 250 ग्राम ली है, तो आप इसके अंदर 300 ग्राम शुगर बढ़ा, मतलब 50 ग्राम शुगर की क्वांटिटी आप इसके अंदर बढ़ा दीजिएगा, तो इसका मीठे का लेवल पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पर जो है हमने ये लिया है। अब हम जो इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे वो है हमारी क्रीम, ठीक है। बिल्कुल आंच को हल्का करके हम इसमें क्रीम डालेंगे। मीडियम चूल्हे को बिल्कुल बंद कर देते हैं। हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है जी। हमने इसमें क्रीम डाली है। अच्छा, विस्क, अब हम इसमें विस्क चलाएंगे ताकि किसी भी किस्म के लम्ब इसके अंदर ना बने क्रीम के। और इसके साथ साथ ही हम इसके अंदर जो है वो जो हमारा वनीला कस्टर्ड है ये हम डालेंगे। ये इसकी रेसिपी के फ्लेवर को बिल्कुल ही अलग लेवल पर लेकर चला जाएगा। हम थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करेंगे मिल्क के साथ, और वो क्रीम वाला स्पून हम यूज़ कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये स्पून हमारे पास है इधर। ओके, हमने यहाँ पे इसको डाइल्यूट किया पानी के साथ, वो मिल्क के साथ थोड़ा सा मिक्स करें, मैं इसको चलाती हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा हिस्सा मैंने भी तो डालना है ना। ये ओके जी, ज़बरदस्त। ये जी हमारा रेडी हो गया है। जो हमने इसका मिल्क प्रिपेयर किया था हम यहाँ से हटा देते हैं। अब जो इसका मेन चीज़ है इसकी असेंबलिंग, ठीक है जी, हम इसकी असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसके जो हमने ये ब्रेड फ्राई किया है ये मैं आपको बता दूं कि ये आपने कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है
वो लोग गलती कर जाते हैं इस पॉइंट पर आकर शाही टुकड़े की। ये आपने ऐसे करना है कि ब्रेड को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। हमने इसको घी में फ्राई करना है, ऑयल में फ्राई नहीं करना, घी में, चाहे वो देसी घी हो, ठीक है, या नॉर्मल घी हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। आपने इसको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद आपने इसको जो है वो मतलब तेज़ आंच पे फ्राई करना है। सही। और उसके फ़ौरन बाद ही आपने इसको किसी चीज़ पे रख देना है ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए, और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ना है ताकि इसके अंदर ऑयल नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्त। ठीक है जी, ये हमने इसके ऊपर देख लें आप, बाकी मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। थैंक यू। ये बस हमने यहाँ पर इसको असेंबल किया, और इसके साथ साथ जो है वो अब हम जो हमने यहाँ पर इसका ये बनाया है दूध जो है, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, ये गरम गरम ही जाएगा इसके ऊपर, और जो हमने यहाँ पे दानेदार खोया लिया था उसकी वजह से इसके अंदर ये दाने आएंगे। ठीक है जी, और आपने इसको तकरीबन समझें कि ये दूध डाल के आधे घंटे तक आपने इसको छोड़ना है ताकि ये पूरा जो है इसके ब्रेड्स इसके मिल्क को सोक कर लें, और उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आपने डायरेक्ट इसमें गर्म दूध डाल के आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, वरना आपका ब्रेड इसको सोक नहीं करेगा। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ पे रख के चलें जी, ज़बरदस्त। ये आई थिंक इनफ है। इनफ है। अब हम इसको असरिश आप अगर इस पे नट्स जो हैं वो अपने हाथों से गार्निश कर दीजिए, उसी से बरकत आएगी। ज़बरदस्त जी। नट्स आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको पसंद हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जो हमारे कैमरामैन है ना, उनका इस वक्त शदीद दिल ललचा रहा है इन शाही टुकड़ों को देखने के बाद। मुझे उनकी आवाज़ों से आइडिया हो रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से बने, और बस अफ्तार का वक्त तो फिर करीब ही होता है। ये जी हमारी हांडी बिल्कुल रेडी है। ये आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी, ये इस कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, कलर इसका ऐसे ही होना चाहिए। और जी हम इसको भी फटाफट चले, जब से तक आप इसको सर्व कर रही हैं, मैं नाज़रीन को बता देती हूँ कि हमारे शाही टुकड़ों में ब्रेड हमने ली, जिसको कि अनस्वीटेंड ब्रेड को हमने साइडों से कट किया और उसको ट्रायंगल शेप में जनाब काटने के बाद उसको घी में फ्राई कर लिया। मिल्क 2 लीटर्स लिया, शुगर 250 ग्राम ली, 2 इलायचियाँ डाली, खोया लिया 200 ग्राम, क्रीम ली 100 ml, वनीला कस्टर्ड का 1 टेबलस्पून, एलमंड्स और पिस्ताचियोज को हमने क्रश कर लिया, कंडेंस मिल्क 100 ml डाला, और जनाब हमारे शाही टुकड़े हो गए रेडी। और जी हमारी हांडी भी रेडी है, पनीर रेशमी हांडी। ज़बरदस्त। ये लीजिए। अच्छा, ग्रेवी ये बिल्कुल एक्यूरेट होती है, ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम होगी तो वो बहुत ही ड्राई हो जाता है, और इससे ज़्यादा होगी तो वो सालन वाला टच लेकर आना शुरू हो जाता है। तो आपने इसको इधर ही रखना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे इसकी कंसिस्टेंसी थिकनेस की तरफ जाती जाएगी। ठीक है जी, ये हमारी रेडी हो गई है। ज़बरदस्त। होप सो आपको दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा, और लाजमी आपने ट्राई करनी है और बताना है कि आपको कैसी लगी हैं। हमारे शाही टुकड़े और हमारी रेशमी पनीर हांडी, ये दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं, आप देख रहे हैं। और अब जनाब बोल के जायके से शेफ़ मायदा को और मुझे आप इजाज़त देंगे और अपना फ़ीडबैक देना नहीं भूलेंगे। और अब मेरा ख्याल है कि मायदा मैं मुलाकात करूँगी स्टूडियोज़ में जाके। आपका बहुत शुक्रिया। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। आपको याद होगा रमज़ान से कबल हमने आपको एक इतला दी थी और आपको बताया था कि जिस तरीके से सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी के अंदर जिस तरह से काम चल रहा है, वहाँ पर बच्चों की जिस तरह इंटेंसिव केयर में केयर की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है, किस तरह से ये जो सिस्टम है चल रहा है, ये इदारा कैसे काम कर रहा है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर शाहिद रज़ा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि COO है इस इदारे के। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है कि ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी इस तरीके से काम कर रहा है। कितने बच्चे हैं जो कि इस वक्त इंटेंसिव केयर में मौजूद हैं और आप लोग किस तरह उनको रजिस्टर कर रहे हैं, कैसे काम चल रहा है? देखिए, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी एक ऐसा इदारा है जिसे हम ओवर आर्चिंग बॉडी कहते हैं,
एक ऑटोनमस बॉडी है। इसमें हमारे पास मल्टीपल हॉस्पिटल हैं। जब आपने बात की कितने बच्चे इस वक्त हैं, तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इस वक्त हमारे 200 बेडेड का हॉस्पिटल है, वो 200 बेड भरे हुए हैं। अच्छा। और उसमें जो सबसे कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि इंटेंसिव केयर, तो इस वक्त हमारे पास न्यूनेटोलॉजी में 52 इंक्यूबेटर्स हैं और उस पर एक वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। अच्छा। 52 के 52 भरे हुए हैं एंड देन देयर इज़ अ वेटिंग लिस्ट, जिस पे अगर एक बच्चा डिस्चार्ज होता है तो हमारे पास एक रो बनी हुई अगर है। किसी बच्चे की कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है जी। और कोई इंक्यूबेटर नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो फिर हम उन्हें ER में मैनेज करते हैं और फिर उसको इतनी देर तक स्टेबल रखते हैं कि जैसी जगह बने उसे मूव करें। ये एक आप सैड रियलिटी है कि हम जितने भी इंक्यूबेटर बढ़ा लें उसको हम फुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त डिलीवरीज जितनी हो रही हैं पूरे कराची में या क्रॉस सिंध अगर हम बात करें, तो ये एक चैलेंज है। बढ़ती हुई आबादी, उसे कंट्रोल हम तो नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट का काम है अगर वो करती है, और उसकी नीड्स को पूरा करना एक इदारे की बस की बात नहीं है। वी विल ट्राइंग हार्ड, और इसीलिए हमने सखन में भी एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और उसमें भी हमारे पास 31 बेड हैं इस वक्त इंक्यूबेटर्स के, ताकि जो वहाँ डिलीवरीज हो रही हैं वो यहाँ शिफ्ट ना हो, बिकॉज 7-8 घंटे का सफ़र है, यहाँ आते आते बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस वजह से हम इस पूरे सेटअप को दूसरे इलाकों में भी ले जा रहे हैं, और गोइंग डाउन द लाइन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो नवाबशाह है, एंड कराची में भी मल्टीपल हैं, आजम बस्ती में एक स्टार्ट कर रहे हैं, एक सोबराज में हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों की जो बच्चों का सर्वाइवल रेट है वो क्या है, और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि ट्रीटमेंट किस किस तरह का दिया जा रहा है? अच्छा, देखिए, सर्वाइवल रेट की जहाँ तक बात है तो हमारा जो एक्चुअल सर्वाइवल रेट है इज़ मोर देन 90%, लेकिन व्हेन वी डिफरेंशिएट कि जी न्यूनेटल में कितना है एंड पीडियाट्रिक्स में कितना है, तो ऑन एन एवरेज इज 88% हम कहते हैं जो सर्वाइवल इज एज गुड एज जो हम यहाँ के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, AKU के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है AKU का भी सर्वाइवल रेट इस वक्त यही है। सो वी आर मैचिंग एंड वी आर प्रोग्रेसिंग ऑन अ हायर साइड। जो आपने बात की किस तरह की ट्रीटमेंट, वो बच्चा जो किसी भी बीमारी के साथ आज पैदा हो उसका इलाज हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा वो बच्चे जो अपनी मैंने हार्ट से रिलेटेड सुना था कि आप लोग हार्ट सर्जरीज या जो बच्चे जिनमें दिल के सुराख की वजह से जाहिर है वो उनको ट्रीट करना पड़ता है, उसको लेकर भी आप मतलब आप कह रहे हैं कि हर तरह का इलाज हो रहा है? जी, हर तरह का इलाज हो रहा है। सर्जरीज की जहाँ तक बात है तो हमने बेड साइड सेप्टोस्मी की थी, जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वो थिएटर में नहीं, जहाँ वो इंक्यूबेटर में बच्चा मौजूद था वहीं उसका सेप्टोस्मी की थी। जी, वहीं उसकी सेप्टोस्मी की थी। वो होता ही है कि दिल का वॉल जो है वो खुला हुआ नहीं होता, उससे फिर पियर्स करके खोला जाता है, तो सेप्टम को ओपन किया जाता है, जो उन्होंने किया था वहाँ पे। उनके लिए हम एक प्रॉपर इंशाल्लाह आगे जैसे चलेंगे, ग्रो करेंगे, तो हम अपना एक कैथ लैब बनाएंगे प्रॉपर, और उसमें भी हम फिर कार्डियक सर्जरीज की तरफ भी जाएंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ओवरऑल सिंध गवर्नमेंट के तवसुत से ही चल रहा है या फिर इसके अलावा भी फंड रेजिंग होती है, डोनेशंस भी हैं जो कि इसमें चल रही हैं, किस तरह हो रहा है? दोनों चीज़ें। देखिए, मेजर स्टेक होल्डर गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, लेकिन बाकी जो मुखैर हजरात हैं, एसोसिएशन है, काटी है, और भी बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो फंडिंग करती हैं, वो भी इसमें कर रही हैं। द रीज़न इज़ कि गवर्नमेंट एक फंडिंग हमें देती है, उससे हम मैक्सिमम इलाज करते हैं, लेकिन हर बीमारी के लिए हर दवा रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता चलूँ, अभी रिसेंटली एक बच्चा आया जिसे एक हम कहते हैं गुलियन बेरी सिंड्रोम है, वो स्टैंडिंग पैरालिसिस होता है बच्चों में, वो 100% क्योरेबल है। अच्छा। सिर्फ उसे इम्यूनोग्लोबुलिन लगना है, और वो इम्यूनोग्लोबुलिन का एक वाइल 48,000 रुपये का है। अच्छा। तो उसे 32 वाइल लगने थे। 32? जी। अब वो हमारे एग्जैक्टली तो वो हमारे रेगुलर फंड्स में नहीं होता। देन वी विल सी कि वो ज़कात एलिजिबल है या डोनेशन एलिजिबल है, कोई डोनर मिल जाए, तो फिर वो ये जो डोनर हम जो अभी सीख कर रहे हैं कि जी हमें डोनेशन दी जाए, ये इन्हीं तरह के केसेस के लिए है, ताकि फिर इन लोगों को हम एंटरटेन कर सकें। बहुत खूब। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग चूँकि ज़ाहिर है ये एक इदारा आप रन कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा कि स्पेसिफिकली अगर कराची की बात की जाए या पाकिस्तान की बात कर लें, तो वो बच्चे जो कि पैदाइशी तौर पर किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं और आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कौन सी बीमारी है जो कॉमन है? देखिए, इस वक्त मल्टीपल अगर कोई आता है तो उसमें हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो जनरली आपने नाम सुना होगा, ऑटिस्टिक बच्चे बहुत सारे आते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे, ऑटिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो रीहैब का डिपार्टमेंट हमने पूरा एस्टेब्लिश किया। हमने उसमें ऑटिस्टिक बिहेवियरल डिसऑर्डर की जितनी भी कंडीशंस आती हैं बच्चों में, उन्हें हम ट्रीट करते हैं। फिर अगर किसी बच्चे को साइकोलॉजिस्ट की नीड है तो पीट साइकोलॉजी इज़ ऑल टुगेदर इन डिफरेंट बॉल गेम, वो हमारे पास मौजूद है। उसे डेली एक्टिविटी करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे पास सर्विस मौजूद है। फिर वो बच्चे जो बोल नहीं पाते सही तरह से या तुतलाते हैं, उनके लिए हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हम विल ट्राइंग टू बी अ कॉम्प्रीहेंसिव पीडियाट्रिक केयर,
तो उसी पे फोकस है। सही। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि डॉक्टर साहब ज़ाहिर है औलाद का गम तो कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी को ना दे, हर कोई चाहता है कि अल्लाह पाक उनको सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद से नवाजे। तो अभी कोई इस हवाले से कोई अवेयरनेस कैंपेन्स जो कि आप लोगों ने लॉन्च की हों जिसमें पेरेंट्स की ज़ाहिर है काउंसलिंग हो रही हो, उनको बताया जाए, या वो माएँ जो कि अभी प्रेग्नेंट हैं और एक्सपेक्ट कर रही हैं अगर अल्लाह ना करे कोई बच्चा उनका नॉर्मल नहीं है या एबनॉर्मल है, अक्सर लोगों को नहीं पता चलता, ख़ासतौर पर ये जो तबका वो है जो प्रॉपर इलाज भी नहीं करा पाता, तो वो तो खैर अफोर्ड भी नहीं कर सकते उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाए, तो उनको समझाने बताने के लिए कोई सिस्टम है कि भाई आप पहले ही इसका कोई हल निकाल लें? देखिए मल्टीपल डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, उन दूसरे डेज़ के ऊपर हम अपनी एक्टिविटीज़ बिल्कुल कर रहे होते हैं और उन माओं के साथ करते हैं जो प्रेग्नेंट हों या जिनसे रेलिवेंट हो वो चीज़। वो एक्टिविटीज़ हमारे एंड पे भी चल रही हैं, वो हम सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ बहुत सारे इंटरनेशनल डोनर्स भी हैं, WHO भी काम कर रहा है, यूनिसेफ भी काम कर रहा है, तो उनके साथ मिलके हमने मल्टीपल्स वो कहते हैं सेमिनार्स भी किए हैं, सेशंस भी किए हैं। बट ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये एंटीनेटल केयर में कवर होती हैं, जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट को देखना चाहिए। फॉर दैट हम इंशाल्लाह आप कुछ अरसे में मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई के ऑनवर्ड आजम बस्ती में हम ये एक सेंटर खोलने वाले हैं जो मदर एंड चाइल्ड सेंटर होगा। उसमें ये तमाम एंटीनेटल केयर के हवाले से न्यूनेटल सेटअप है उसी में आप बता रहे हैं? जी एंटीनेटल में न्यूनेटल अलग है? न्यूनेटल अलग है। एंटीनेटल होता है पैदाइश से पहले का टाइम, बिल्कुल, जब माँ बच्चा कैरी करे, उसके बाद का है न्यूनेटल उसके बाद का। सही। तो वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे जुलाई ऑनवर्ड। तो वहाँ पर फिर ये सारी जो आप कह रही हैं कि पहले ब्रीफिंग देना, उनको बताना, उनकी हेल्थ के हवाले से, उनकी फूड सप्लीमेंट्स के हवाले से, वो इंशाल्लाह हम जुलाई ऑनवर्ड काम करेंगे। चलिए ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि अल्लाह ना करे, वैसे तो आप बताएंगे कुछ एक्सपीरियंस रहा है या नहीं, कि अगर कोई ऐसा बच्चा आपके पास आता है कि जिसके ट्रीटमेंट के लिए ज़ाहिर है कि आपको हैवी अमाउंट दरकार होता है और उसके लिए फिर आप डोनर तलाश करते हैं, वक्ती तौर पर डोनर मिलता है नहीं मिलता है, समटाइम बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल होती है, तो फिर आप क्या करते हैं? देखिए हमारे पास इस वक्त इस तरह की कोई वो नहीं, हम वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, अगर हमारे पास क्या कहते हैं कि डोनर नहीं है, अव्वल तो डोनर हैं जो उन्होंने दिया हुआ अमाउंट वो हमारे पास सेफ है तो उससे यूज़ हो जाता है। अगर इन केस अगर कोई ऐसा बच्चा आ जाता है उसके लिए डोनेशन नहीं है तो विल यूज़ अवर रेगुलर फंड। अच्छा, हम रोकेंगे नहीं, ठीक है, एंड देन वी विल एडजस्ट। जब कोई डोनर पोस्ट डेटेड मिल जाता है तो फिर हम उसकी टीम में वापस डाल देंगे। तो एक अच्छी चीज़ हमारे साथ ये है कि वो बजट हमारा हमारी मर्ज़ी से हम जहाँ यूज़ करना चाहें, जिस बच्चे पे यूज़ करना चाहें वो मौजूद है। ऐसा नहीं, ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं है हमारे ऊपर कि इस पे नहीं खर्च करना। तो क्राइटेरिया क्या है पेरेंट्स के लिए, मतलब वो बच्चा जिसको आप समझते हैं कि मुस्तहिक है कि इसके लिए डोनर भी तलाश किया जाए, उसका ट्रीटमेंट पूरा हो, तो उसमें आप लोग क्या चीज़ें देखते हैं? फिर देखिए ज़कात का एक प्रॉपर हमारा जो है वो प्रोटोकॉल मौजूद है, शरिया कंप्लाइंट है, हम दारुल उलूम से हमने फतवा लिया हुआ है, मुफ्ती साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं। कोई भी केस आता है तो उसे एवेल्यूएट किया जाता है कि ये ज़कात एलिजिबल है या डोनेशन एलिजिबल है। अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ एलिजिबल है तो हम उसी अकाउंट से करते हैं, अगर वो एलिजिबिलिटी नहीं आती तो फिर हम रेगुलर फंड से करते हैं, मना नहीं करते किसी भी बच्चे को किसी भी इलाज से। सही, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अभी क्या प्लान्स क्या आप लोगों के? भी माशाल्लाह से मुख्तलिफ शहरों में आप लोग अपने यूनिट्स ओपन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं एक बार फिर से बता दीजिएगा, और क्या ज़ाहिर है कि इसमें इलाज को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप लोग कुछ सोच ऐसी रखते हैं, वो आप शेयर कीजिए। देखिए इस वक्त हम अभी काम कर रहे हैं कुरंगी में है और सखर में। जो नेक्स्ट है वो नवाबशाह है, एंड देन आजम बस्ती कराची के अंदर ही है, सोबराज जनरल हॉस्पिटल जो KMC के अंडर आता है वो भी हम टेक ओवर करेंगे। देन हम लाड़काना जाएंगे, मीरपुर खास जाएंगे और ओवरऑल सिंध हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, और इलाज को बेहतर करने के लिए आपने बताया कि हमने इंटेंसिव केयर में ही बच्चे को ट्रीट किया, तो ऑब्वियसली इस काम के लिए तो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, यहाँ पे सर्जरीज होती हैं, तो कुछ सोच रहे हैं थिएटर्स को बनाने के हवाले से, यहाँ पे यूनिट्स को थोड़ा सा और देखिए सर्जरीज का पूरा सेटअप हमारे पास सखर में मौजूद है, यहाँ हमारा सेटअप बन रहा है, इंशाल्लाह ये हमारा अक्टूबर मिड से फंक्शनल हो जाएगा। तो सर्जरीज हम यहाँ पे भी करेंगे और सखर में भी करेंगे। इसके अलावा एक और हमें JPMC से एक रिक्वेस्ट आई कि जो ऑप्स डिपार्टमेंट है, गायनी का डिपार्टमेंट है, वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनको मूव करने के लिए NICH या किसी और इदारे में, या तो वो रिक्शे में जाते हैं या एम्बुलेंस में जाते हैं तो बहुत देर हो जाती है। तो हमने अपना एक यूनिट वहाँ भी प्रिपेयर किया, 10 बेडेड न्यूनेटल ICU वहाँ बनाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस वक्त न्यूनेटल मोर्टेलिटी पाकिस्तान की दुनिया में सेकंड वर्स्ट है। 39 बच्चे जो पैदा होते हैं 1000 में से वो मर जाते हैं। लेकिन हमने 6 महीने में जिना में 10,000 डिलीवरीज हैंडल की, जो बच्चे पैदा हुए उन सबको फर्स्ट हैंड देखा और वो रेट हमने कम करके 4.2 पे ले आए 39 से।
सो 1000 कितनी अच्छी डिलीवरीज बात है हुई ये, और बिल्कुल। 4.2 की डेथ हुई। वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कंजेनाइटल कोई भी नहीं, बीमारी हो ज़ाहिर है आप सकती लोगों के है। एफर्ट्स हैं, क्रेडिट तो आप लोगों को जाता है, Exactly. बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, आप दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि इस सारे प्रोसीजर में जो डॉक्टर्स हैं वो मतलब कैसे अपॉइंट किए जा रहे हैं, किस तरह ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उस हवाले से क्या आप लोगों का एक स्ट्रक्चर है? देखिए, बहुत रेगुलर सा स्ट्रक्चर है हमारा, जो हम कहते हैं कि 24 घंटे हमारे हर वार्ड में, जो 7 बेड का एक वार्ड है, उसमें डॉक्टर मौजूद होना चाहिए। सो इस वक्त अगर हम बात करें तो 10 वार्ड हैं, तो 10 डॉक्टर एट अ टाइम हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। सही, ठीक है, चाहे वो दिन का कोई भी वक्त हो, किसी वक्त भी आप चले जाएं, आपको वहाँ पर डॉक्टर मौजूद रहेगा। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ बेड टू नर्स रेशियो है, वो हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हमारे 7 बेड्स के ऊपर 4 नर्सेज हैं। अच्छा, तो ज़बरदस्त। ये देखें, जब तक आप ह्यूमन रिसोर्स नहीं देंगे तो केयर प्रॉपर नहीं हो पाती। तो हमने हैवीली इन्वेस्ट किया हुआ है रिक्रूटमेंट में। आप लोगों ने हेविली इन्वेस्ट तो किया, फिर डॉक्टर्स बड़ा शिकवा करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में जो अभी हाउस जॉब करते हैं या फिर ज़ाहिर है न्यूली उन्होंने जॉब्स को ज्वाइन किया होता है कि हमारी सैलरीज बहुत कम होती हैं, हमें उस तरह सैलरीज नहीं मिलती है, डिमोटिवेशन भी होती है। एग्जैक्टली देखिए, हम सऊदी अरब को तो मीट नहीं कर सकते लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस वक्त कराची में कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितनी सैलरी दे रहा है उससे ज़्यादा सैलरी हम देते हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो अभी मुझे बताइएगा इस प्लेटफॉर्म के तवसुत से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, मैं तो उन मुखय्यर हजरात को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप दिल खोल के एहतियात दें। ऐसा नहीं कह रहा कि आप बग़ैर देखे दें, आप आएँ और ख़ुद देखें, फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करें। आप आके देखें, फिर आपका दिल करता है कि देना चाहिए तो बिल्कुल दें। फिर अगर आपका दिल करता है कि नहीं देना, जब आपका दिल नहीं पसीजता तो फिर बिल्कुल मत दें। आप एक दफ़ा आके जब हमें विज़िट कर लें, हमारे स्टैंडर्ड्स को, हमारे सफाई satisfaction भी हो जाती है। एग्जैक्टली हमारी क्वालिटी को, फिर आप फैसला करें कि देना है या नहीं देना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद, आप मेरे साथ मौजूद रहे और आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया है तरीके से सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नियोनटोलॉजी के अंदर काम हो रहा है। तो अभी नाज़रीन एक खबर मेरे पास आ रही है क्रिकेट के मैदान से, जो कि मुझे शेयर करनी है आपके साथ, क्योंकि स्क्वाड के ऐलान की बातें हो रही थी कि जी क्यों नहीं अभी तक ऐलान हो पाया, कौन इन है कौन आउट है, किसको शामिल किया जा रहा है किसको नहीं शामिल किया जा रहा। बड़ी कंट्रोवर्सीज पिछले दिनों तो हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी का एक स्टेटमेंट, वो उस पर भी काफ़ी शोर शराबा हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने काफ़ी तो उस पर राय भी दी है। तो इस वक्त सैयद अवैस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अवैस, बताइएगा, न्यूजीलैंड की तरफ से तो अनाउंस कर दी गई थी टीम, हम बार बार बात कर रहे थे कि हमारे खिलाड़ियों का पता नहीं चल पा रहा, खबर क्या है, कुछ बताएंगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, क्या होने वाला है? देखें, बड़ा एक इस वक्त आपको पता है एक्साइटमेंट तो है पाकिस्तान टीम को लेके, कौन सी टीम हम न्यूजीलैंड के खिलाफ उतारेंगे। इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से पहले, और जिस तरीके की काबुल में आपको पता है ट्रेनिंग इस वक्त जारी है प्लेयर्स की, फिर बहुत से प्लेयर्स का कम बैक होना, तो सब लोग एक्साइटेड भी हैं कि क्या टीम कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन सबसे ज्यादा आपको पता है उस्मान खान को बार बार हो रही है कि जो एक सैक्रिफाइस किया है पाकिस्तान के लिए यूएई की अपॉर्चुनिटी छोड़ के। मुझे पता है कि यूएई की अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा एक लोग मिसकम्युनिकेट भी करते हैं, ठीक है, वहां पर एक उनको फायदा था, T20 खेल लेते, आईपीएल वो ना खेल सकते स्टिल, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट थे तो बहुत मुश्किल था उनके लिए। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी देखूं तो पाकिस्तान के लिए अगर वो डेब्यू इंशाल्लाह कर जाते हैं, परफॉर्म अच्छा कर जाते हैं, उनके लिए ज्यादा गेटवे दूसरी लीग्स के लिए खुल जाएंगे, और सिर्फ खाली PSL नहीं बाकी गेट्स भी उनके लिए खुलेंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि कल कौन सी टीम सेलेक्ट होती है। कल आपको पता है सिलेक्शन यहाँ पर होनी है, लेकिन बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वहां से वाइब्स आ रही हैं कि मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और उसके अलावा उस्मान खान टीम का हिस्सा होंगे, और एक बड़ा तगड़ा स्क्वाड जो उनसे आपको नजर आएगा। न्यूजीलैंड की सीरीज मुझे पता है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आज सच वो मौजूद नहीं है जो कि प्रोमिनेंट फिगर्स हैं न्यूजीलैंड के, लेकिन ये जो भी लड़के खेल रहे हैं इस वक्त न्यूजीलैंड के लिए भी एक बड़ा अपना हार्ड वर्क करके आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ए को अपना परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, न्यूजीलैंड ए में काउंटी सीजन में उनके लीग्स में परफॉर्म करके न्यूजीलैंड का हिस्सा होंगे। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा जबरदस्त यहाँ पर मौका है कि अपनी जो बेस्ट प्लेइंग जो स्क्वाड होगा, जिसने आगे ट्रैवल करना है इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज के लिए, फिर वर्ल्ड कप के लिए, वो पाकिस्तान मुश्तमिल यहाँ पर निकाल सकता है। अच्छा अवैस, अभी आपको पता है बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, शाहीन के एक स्टेटमेंट पे काफ़ी बात हो रही है और कुछ गुस्से में वो दिखाई दिए हैं, फिर अभी उनको ड्रॉप करने की, उनको रेस्ट देने की बातें भी हो रही हैं, तो कुछ अंदर की खबर देंगे क्या चल रहा है? देखें, ये तो अगर मैं दोनों चीजों पे जाऊं तो सहरिश में कहूंगा, जिस वक्त बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था टीम से, ऐसा कैप्टन की बात करूं तब भी गलत था। अगर अब मैं बात करूं जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस किया, अब भी गलत है। मसला इस चीज का होता है कि हम लोग फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते, हम फ्यूचर टू फ्यूचर चलते हैं, हम लोग टू टू टूर चलते हैं, या हम लोग चलते हैं जब क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है या मामला कुछ खराब होते हैं तब हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। हम लोग ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं सोचते। देखें, कप्तान जो भी होगा
आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप उसको बैकअप करें। अगर आपने बाबर को बनाया तो बाबर को आपको बैकअप करना पड़ेगा, उसको आपको लंबा रन देना पड़ेगा। आप इस चीज पे नहीं कर सकते कि सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज तक हम देखेंगे जिसकी परफॉर्मेंस हुई ठीक है, नहीं तो आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो कहीं ना कहीं कश्मकश एक प्लेयर के दिमाग में रहती है। शाहिन अफरीदी के साथ भी अगर मैं कहूँ तो जो ज्यादा बुरा इनके साथ हुआ मामला वो था पाकिस्तान जब उधर सीरीज हारा न्यूजीलैंड से, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर लाहौर कलंदर की जो परफॉर्मेंस रही है उस पर ज्यादा डाउट क्रिएट होगा कि क्या ये पाकिस्तान की कप्तानी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमारे व्यूवर्स को भी एक चीज समझनी चाहिए कि लीग क्रिकेट की कप्तानी करना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। पाकिस्तान ने किसी मुल्क की कप्तानी करना वो बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम है। वहां पर आपको प्रेशर सिचुएशन से निकलना पड़ता है, प्रेशर आपको हैंडल करना आना पड़ता है, फिर एक टीम यूनिट बन के आपको खेलना पड़ता है। कुछ फ्लॉज जरूर रहे हैं, मैं कहता हूँ शाहिन अफरीदी की कप्तानी में भी, लेकिन बाबर की भी। सही, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी ये जो काकुल में ट्रेनिंग हुई है इसके क्या असरात हम देखेंगे इस सीरीज में? क्या हमें नजर आएगा कि भाई वाकई लड़कों ने मेहनत की है? देखिए, काकुल में जब भी पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग कैंप लगा है तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको सिनेरियोज नजर आते हैं। चाहे वो पुशअप वाला सीन नजर आपको आता है क्योंकि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था, बहुत सी चीजें आपको नजर आती हैं यहाँ पर। लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए मैं कहता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफी अच्छे से आपको पता है पाकिस्तान टीम का ऐसा फिजिकल टेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, वैसे यही बात मैं आपसे करने लगी हूँ ना, ये बड़ा अजीब सा तासुर है। पता नहीं क्यों लोगों को ये लगता है कि भाई ये स्टार बन गए, हंसते खेलते बस क्रिकेट खेल रहे हैं, फैमिलियां साथ होती हैं, ट्रिप लगे होते हैं, मजे आ रहे होते हैं, मेहनत इन्होंने करनी नहीं होती है, तभी ये परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये मैंने भी बड़े अरसे के बाद देखा है कि काकुल में इस तरह से ट्रेनिंग हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि रिजल्ट इसके पॉजिटिव होंगे। देखिए, अनफॉर्चुनेट है हमारे लोग कुछ एक तरफ की तस्वीर देख के बात कर देते हैं कि जी फैमिली साथ है या जी जेलफ्स को जो सा वो जी कोई टूर लगा हुआ है दुबई का, जी वहां पर टीम बॉन्डिंग सेशन लग रहा है। और टीम बॉन्डिंग सेशन लिटरली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कहीं पर भी आप करवाएं। और खास करके जितनी क्रिकेट इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हो रही है तो ऐसी एक्टिविटीज और खास करके जब फिटनेस की बात हो तो आपको ये रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है क्योंकि प्लेयर भी उसके पास बहुत कम टाइम होता है। उसको पता है कि मेरे जितने कैरियर का साल है 5 या 6 साल है, मैंने इसके अंदर ही परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम या लीग्स के अंदर जितना हो सकता है मैंने अपने आप को बिल्डअप करना है। उसके बाद आपको पता है जैसे आपकी एज घटने लगती है तो आपको मुश्किलात आती हैं फिटनेस के अंदर। आप एग्जाम्पल आपके पास सबसे बड़ी है, एंडरसन की बात करो, 40+ साल के हो चुके हैं, इंग्लैंड के लिए अभी भी वो टेस्ट मैच के अंदर आप देख लें जिस तरीके की वो बॉलिंग करवाते हैं, फिटनेस उनकी नजर आपको आती है। सेम मिचेल स्टार्क की बात करो, फिटनेस आपको नजर आती है। तो फिटनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सैरिश एक बात हम लोग भूल जाते हैं जब हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, जो एक अंडर 19 प्रोडक्ट है जहाँ से लड़का बन के पाकिस्तान टीम के लिए आता है, उस पर फिटनेस की कोई बात नहीं करता क्योंकि वो बेचारा उठ के देहात से आता है या जहाँ से भी आता है, अपने वो जो एक उसने डाइट ली होती है, नॉर्मल जो डाइट हमारी चलती है उस पे वो खेल जाता है पाकिस्तान। लेकिन प्रोलॉन्ग करने के लिए कैरियर उसको अपने आप को फिर उस तरीके से ढालना भी पड़ता है, उसको अपनी फिटनेस का ख्याल करना पड़ता है, अपनी मील्स का ख्याल करना पड़ता है। हम लोग वो चीज नहीं सोचते, हम सिर्फ सोचते हैं पाकिस्तान नेशनल टीम का असल स्टार आपका बनता है पाकिस्तान अंडर 19 से, फिर वो पाकिस्तान ए में आता है, फिर पाकिस्तान में जाता है। वो जो गैप है वो बड़ा है। बिल्कुल। अच्छा अवैस, मुझे ये भी बताएगा कि हम लोग ये जो स्क्वाड का ऐलान बहुत देर से करते हैं, इसकी क्या इसके पीछे वजूहात होती हैं? वो तो सही है, सभी टीम्स में ही होता है कि किसी को रेस्ट कराना होता है, कोई अनफिट होता है, किसी को मतलब ज़ाहिर मौका भी मिलता है। हम लोग इतना लेट क्यों कर देते हैं? हमेशा पहले टीम दूसरी वाली अपने प्लेयर्स के स्क्वाड का नामों का ऐलान कर देती है, हमें भी इंतजार होता है, क्यों? हम लोग हार्ट अटैक देने में आपको पता माहिर है। यहाँ तो हम उस टीम को उठाते हैं जो विश्व में बिल्कुल सही होती है। कि जो ऑस्ट्रेलिया को हम नहीं उठाया था वर्ल्ड कप में, अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल ही खत्म हुई थी टीम। मसला इस चीज का कि हम लोग प्री प्लानिंग नहीं करते इस चीज पे। हमारा मसला हमेशा से ही रहा है कि हम लोग 11th आवर के ऊपर हमें ख्याल आता है कि यार हमने स्क्वाड भी अनाउंस करना है, सही बात पीछे है। दिन कम रह गए हैं या पीछे अपना आईसीसी जो तो बैठा हुआ पूछ रहा है भाई स्क्वाड आपका कहाँ पर। चलिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, क्या कॉम्बिनेशन क्या बनने जा रहा है? देखें, कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं तो पाकिस्तान का अगर ओपनिंग से स्टार्ट करूं तो आपको पता है बहुत ज्यादा पाकिस्तान रिलाय करता है बाबर आजम और साइम अयूब पर। साइम अयूब पर बहुत ज्यादा आपको पता है रिलायंस है पाकिस्तान की। अल्लाह करे वो अच्छा परफॉर्म करके, उसके अलावा आपके पास रिजवान आ जाएंगे, अब फखर जमान है, उसके बाद आपके पास उस्मान खान मौजूद हैं, फिर इफ्तिखार आ जाते हैं। वहाँ आजम खान को नहीं खिलाते हैं, खिलाते हैं, वो बड़ा एक काउंटर यहाँ पर आपको पता है बार बार हो रही है। उसके बाद शदाब खान मौजूद हैं, इमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर हैं, शाहिन अफरीदी आपके पास है। तो बड़ा एक तगड़ा स्क्वाड मैंने कहा ना कि आपका पाकिस्तान टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ नजर आता है, जो मुझे नजर आ रहा है कि ये स्क्वाड आपका शायद उतरेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन देखने वाली बात है कल कौन सीट अपनी बुक करता है। लेकिन एक हमेशा बात याद रखिएगा सैरिश, जब आपका प्लेइंग 11 जब आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग होगी ना, ऑटोमेटिकली आपका प्लेइंग 11 स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि प्लेइंग 11 के दिमाग में एक बात चलती रहती है कि यार मेरी जगह लेने के लिए बेंच पे
लड़का बैठा हुआ है, मैंने बिल्कुल perform सही करना है, बात मैंने है। अपनी फिटनेस मेंटेन करनी बड़ी है। अच्छी बात की तो बड़ा आपने। तगड़ा अपना आपका स्क्वाड जोन सा है, मुझे लग रहा है इंशाल्लाह पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए एक बड़ा तगड़ा स्क्वाड आपको नजर आएगा। चले जी, इंशाल्लाह बेस्ट विशेस है हमारी टीम के लिए, और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी ये कामयाब हों, फिर आगे वर्ल्ड कप राउंड द कॉर्नर है, अल्लाह करे कि उसमें भी बेहतरीन परफॉर्म करें और घर लेके आए। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से मैं बताया। डॉक्टर साहब आपका भी मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम का वक्त अब बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, मुझे अब इजाज़त लेनी है। रमज़ान भी इतना मुक़द्दस प्यारा महीना अपने अख्ताम के करीब है, तो जितना हो सके इसकी बरकतें भी मौका समेटें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।